Now we have a panel discussion on red chili, dry red pepper. The moderator will be Mr. Basavraj Hampali, founder Spice Extra. And the panelist will be Mr. Bhaskar Gaur, CPO Eastern and MTR, Mr. Jugraj Bhandari, President, the Chili Export Merchant Association. I would request everyone to please come up on stage. Mr. Rakesh Dheer, AGM Procurement, Dharampal Satyapal Foods Limited, Cat Spices. Mr. Rakesh Dheer is a procurement professional with over 17 years of experience in sourcing spices and agro-commodities, specializing in strategic procurement, supplier development, crop assessment, price forecasting, and end-to-end supply chain management across India. I would also like to request Mr. Saurabh Tatar, Manager Procurement, ITC Limited, to join the panel discussion. Also, Mr. Ajay Singh Rathore, Product Specialist, Hot Pepper, Red Dry and Dual, Syngenta India Private Limited. And Mr. Vivek Kumar Pachauri, Value Chain Manager, Nanhems India Private Limited, to please join the panel discussion on red chili dry pepper. Mr. Basavraj Hampali will be moderating the panel discussion. नमस्कार, अभी हम स्टार्ट करेंगे पैनल डिस्कशन ड्राई चिली पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ड्राई चिली इस साल कैसा है उसके बारे में। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास 6 गेस्ट है। भास्कर गौड़ जी जो MTR से है, राकेश धीर जी कैच मसाला से, सौरभ ठाटेर जी ITC से, जुगराज भंडारी जी जो गुंटूर में ड्राई चिली ट्रेडर है, फर्म का नाम BPL एक्सपो भी है, BPL एक्सपोर्ट। विवेक जी है BSF न्यूमेंस जो पेरेंट कंपनी है, जो DD और 341 जो मशहूर वैरायटीज है ड्राई चिली में। और लास्ट में है विवेक अजय सिंह राठौर जी जो आते हैं सिंजेंटा कंपनी से, जो मशहूर है सिंजेंटा 5531 और 2043 वैरायटी में। अभी हम शुरुआत करते हैं कि सभी पैनलिस्ट से इस साल का ड्राई चिली सिनेरियो शेयर करने के लिए। पहले मैं स्टार्ट करता हूं सौरभ जी से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो चिली का सिनेरियो इस बार देखा जाए तो अब तो सबको ऑलमोस्ट पता है कि क्रॉप जो है सोइंग 40% डाउन है, हार्वेस्टिंग चालू हो चुका है और अराइवल्स भी जो अभी दिख रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट 50% डाउन है लास्ट ईयर से। तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे भी दिख रहा है। बट ओवरऑल यदि आपको समरी बताई जाए तो समरी अभी यही है कि क्रॉप ओवरऑल 40% डाउन है लास्ट ईयर से। प्रेशर रहेगा प्राइसेस पे, क्रॉप पे प्रेशर रहेगा और पीक जो है इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इट विल कम इन अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में हमको पीक देखने को मिलेगा एंड देन वी हैव टू सी कि पोस्ट सीजन प्राइसेस विल शूट टू द न्यू लेवल्स। सो ओवरऑल यही व्यू रहेगा हमारा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे सौरभ जी ने बताया उसमें दो तीन पॉइंट मैंने ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे ओवरऑल बता रहे हैं 40% शॉर्टेज है, दैट्स ट्रू। 40 to 45% एक शॉर्टेज चल रही है। मैं उसको बाइफरकेट करूँगा सीड क्वालिटी और पेपरिका में। तो मेजर जो शॉर्टेज है पेपरिका, जिसको हम लोग KDL के नाम से बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम शॉर्टेज एक फील हुआ, जो ऑब्जर्व हुआ फील्ड विजिट रिपोर्ट से, सब चीज़ से। और सीड क्वालिटी 30 to 35-40% का शॉर्टेज है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्राइस में एक इस बार फॉर्म रहेगा टू अपवर्ड ट्रेंड। कहीं ना कहीं शायद जैसे एक्सपेक्टेड है कि जिस वजह इस साल भी जैसे क्रॉप थोड़ा सा डिले भी है 1 मंथ का, तो प्राइस का जो प्रेशर अभी चल रहा है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द कंपनीज का बाइंग ह्यूजली बाइंग चल रही है उनकी। तो प्राइस जो एक करेक्शन का चांसेस लग रही है बेस्ड ऑन द वेदर फोरकास्ट। वेदर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर, जैसे अपने नॉर्थ में आजकल गर्मी स्टार्ट हो गया बहुत। आप अभी साउथ में जाओगे तो गर्मी मतलब यहाँ से बहुत कम है। जैसे रिसेंटली 4 days बैक आई वॉज इन वारंगल, तो वहाँ पर जैसे दिल्ली में मतलब फॉग होता था, अभी वैसे ही फॉग चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि चिली ड्राइंग प्रोसेस में थोड़ा डिले होती है। तो अभी वेट एंड वॉच चलेगा। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्राइस में जो अपलिफ्ट हो चुका है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस प्राइस को कितनी कंपनीज अफोर्ड कर सकती है। क्योंकि जैसे आज KDL की बात करूं, पहले एक गाड़ी KDL होता था 30 लाख 40 लाख का गाड़ी होता था। आज के डेट में एक ट्रक का वैल्यू रफली 1 crore रुपीज़ है।
तो कितनी कंपनीज वो अफोर्ड कर पाएगी प्राइस पॉइंट को लेके, तो एक वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉप शॉर्टेज भी है और प्राइस भी फॉर्म रहेगा। भास्कर जो गौड़ जी एमटीआर से आते हैं। पहली तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एमटीआर का रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, तो एक पहली सबसे इतना बड़ा कंपनी हमारा स्पाइस इंडस्ट्री का लिस्ट हुआ है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। Thanks a lot for your appreciation. सभी के लिए नमस्कार. First of all, just add on to the fundamentals. I mean, whatever my colleagues said, few other factors also we have to watch. जैसे कि carry forward stocks. If you see that for the past 4 years trend, yes, still it is on higher side. It's not on lower side. So that's one factor which we have to keep in mind also. But yes, the new crop, which is almost short by 30% in few varieties and almost as high as 45 to 50% in KDL or paprika, Indian paprika, which we say that. So in that we are very clearly we can see that the price have been appreciated to the new levels, almost historical high. But what we have to carefully see here, last year we have seen historical high exports. So are we going to expect still same trend or not? That's the one picture which need to be get clear further, because which we are looking at that carry forward stocks are high, and also second factor that crop here in India itself is short by on an average 32% is a shortage which we are talking, plus historical high exports which have been happened last year. Even many of the countries are holding large inventories at their side, and Chile is largely dependent on exports also. So, and another factor, yes, sowing is clearly delayed by more than 40 to 45 days. So there will be a delayed arrivals and there's a gap in the market. That is the reason we have seen skyrocket in the prices in recent. But keeping additional factors, we have to closely monitor. So being further bullish, I say we have to be cautious on that part. So that's my view on the chilies. So I'll pass on to Mr. Jugraj. सभी आदरणीय महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं इस सुमित में, उनको सबको मेरा जय जिनेंद्र और सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं एनएनएस मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि हमें सभी स्पाइसेस ट्रेडर्स, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज सभी को एक जगह उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर लाया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी मैं चिलीज के बारे में आपको यूँ बता रहा हूँ कि चिलीज एपी में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। एपी का प्रोडक्शन इंडिया का 35% ऑफ द इंडियन प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है और 17% प्रोडक्शन तेलंगाना में होता है और 9% प्रोडक्शन आपको कर्नाटक में होता है, बाकी और इंडिया के उधर पार्ट में, भारत के अलग अलग जगह पे होता है। अब इसमें मिर्ची का सिनेरियो ऐसा है कि गत 2-3 साल से क्या था कि बहुत ही प्रोडक्शन बहुत ही हैवी था। समझो कि 2023-24 में बहुत प्रोडक्शन 22 लाख टन था और 24-25 में आकर के वो 18 लाख टन हो गया। और इस साल जो एपी का प्रोडक्शन जो है कि टोटल ऑल एंड ऑन एरिया में, जैसे गई साल 1,96,000 हेक्टर में प्रोडक्शन डाला था 2024 का, जो 25 में क्रॉप आया था, और 25 में जो डाला है, जो प्रोडक्शन जो 26 में भी क्रॉप जो चल रही है न्यू क्रॉप, वो 1,06,000 हेक्टर्स में डली है। ऑलमोस्ट 35% कम डला है, ये मतलब बोनी कम हुई है और वो भी सोइंग जो लेट हुई है। लोग प्राइसेस जो था आपको दिसंबर में जो प्राइसेस था वो चिलीज का, मतलब तेजा का, जो तेजा वैरायटी एक जनरल वैरायटी है, उसमें कॉमन 100 to 130 रुपीज़ था, और ये 341 और डीडी जो पाउडर के लिए महंग जाता है वैरायटी, बैडकी वगैरह, उसके सब प्राइसेस 140 to 160 चल रहे थे। लेकिन एकदम जैसे ही प्रोडक्शन का ये रिपोर्ट आने के बाद बाज़ार वैसे ही बढ़ गया है, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो न्यू तेजा जो चिली चल रहा है उसका रेट 170 to 185 तक चल रहा है, और ये जो डीडी 341 वगैरह ये सब 240 to 260 के बीच में चल रहे हैं। तो ऑलरेडी जो 100 रुपीज़ का तो राइज इसमें हो गया, ऑलरेडी हो गया 341 और डीडी और बैडगी वैरायटियों में, लेकिन इसमें भी तेजा में भी 40 रुपया राइज हो गया। तो इसलिए ऑलरेडी कुछ तो प्राइस राइज हो गया है,
तो अभी ये दिखता है कि इसमें प्रेजेंट तो प्राइस राइज नहीं होगा, थोड़ा प्राइस कम होगा। जैसे वैसे आज गुंटूर और खम्मम कोई भी मार्केट आज डाउन ही है, क्योंकि एक यही तेजा 200 जा करके अभी 180 283 पे आ गया है और मार्केट थोड़ा भी रिवर्स रहेगा। कारण क्या है कि सोइंग जो रेट था, जो क्रॉप का अरेवल अभी 50 to 60,000 बैग चल रहा था नया क्रॉप, और पुराना स्टॉक भी है। पुराना स्टॉक करीबन अभी पूरा एपी में करीबन 25 लाख बैग्स है। 35 लाख बैग्स था, 10 लाख बैग्स अभी ये 1.5 महीने में पुराना स्टॉक भी कंजप्शन हो गया। तो लेकिन सिनेरियो जो लास्ट एंड फाइनल सिनेरियो जो दिख रहा है वो मतलब व्यू एक ही है कि उसके में तेज़ी जरूर है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन इतना 7 लाख टन खाली आंध्रा आने का हिसाब है, लेकिन जनरल प्रोडक्शन 9 लाख से 10 लाख टन होता है खाली आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 लाख टन कम है, और तेलंगाना में 2 लाख टन कम है, 1.5 से 2 लाख टन। और आपको बैडगी जो एरिया है उस पर कर्नाटक का एरिया, उसमें बहुत ही फसल 50% ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी 60% भी आ जाती है तो भी वहाँ भी 1 लाख टन कम है। तो टोटल सिनेरियो ये एक ही है कि मिर्ची में थोड़ा अच्छा ही रहेगा लास्ट में, और अभी थोड़ा भले ही 10 दिन जो एरेवल का प्रेशर रहेगा, अभी सीजन का टाइम है इसलिए वो कम होकर के फिर अच्छा ही रहेगा ये। ओके, थैंक यू। एक सेकंड सर, जुगराज जी एक सेकंड 341 यहाँ पे बहुत सारे मसाले कंपनीज है, 341 और डीडी इस साल कैसा क्वालिटी आ रहा है? डीडी का जो क्वालिटी 341 का बढ़िया ही आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि गुंटूर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो ऑल वैरायटी आती है, उसमें सब वैरायटी, हर मिर्च की हर वैरायटी आती है, और मीडियम वैरायटी भी आती है, डीलक्स वैरायटी भी आती है। लेकिन डीलक्स वैरायटी इस साल कम है। जो डीलक्स वैरायटी का जो है वो अरेवल जो है 10 to 15% ही है, ज़्यादा मीडियम बेस्ट और बेस्ट वैरायटी आती है। क्योंकि इस साल जो क्वालिटी है तेजा में भी है, तो उसमें भी डीलक्स क्वालिटी कम आ रही है। क्वालिटी क्या है इसका कारण भी है, क्योंकि ये जो क्रॉप क्या है जो पीछे से वो सोइंग हुआ है, इसके कारण से क्वालिटी कमज़ोर है थोड़ी। धन्यवाद सर। या एक्चुअली विवेक जी, सॉरी विवेक जी, अभी आप दोनों सीड इंडस्ट्री से, तो आप अपना सीड इंडस्ट्री का कैसा था इस साल, कितना परसेंटेज सीड सेल हुआ है, क्या चैलेंजेस थे, वो भी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इस रेड चिली वैल्यू चेन की अगर हम बात करते हैं तो सीड इंडस्ट्री इसकी बैकबोन है। ये बात ठीक है कि हम फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर सीड इंडस्ट्री बैकबोन है। वॉट एवर वेराइटीज वी आर डिस्कसिंग, आइदर 341 डीडी, these varieties are developed by our companies actually. So whatever industry is requiring, that is being fulfilled by the seed industry. So this is the basic actually. जैसे आपने कहा इंडस्ट्री का, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा, मैं एग्री करता हूँ। इंडिया का एक मोटा अगर हम देखें तो रेड चिली का प्रोडक्शन 20 लाख मीट्रिक टन का होता है राउंड द ईयर का अक्रॉस द कंट्री। इसमें से 6 से 6.5 लाख टन मीट्रिक टन हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना, बांग्लादेश और बाकी की कंट्रीज को। लगभग 10 से 11 लाख मीट्रिक टन हम कंज्यूम करते हैं एज ए पाउडर के फॉर्म में या डायरेक्ट पॉड के फॉर्म में, और लगभग 2 लाख मीट्रिक टन ऑयल रेजिन इंडस्ट्री प्रोसेस करती है, जिसमें कैप्सिसिन और कलर को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक पूरा ब्रेकअप है। 2021 तक ये सेम चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता था। 2022 में एक्रेजेस 20-25% बढ़ा, लेकिन उस समय इंसेक्ट आ गया जिसका नाम है ब्लैक थ्रिप्स, उसकी वजह से यील्ड काफी कम हो गया। सो व्हाट एवर एक्रेज इज इंक्रीज, दैट वाज कंपनसेटेड बाय द एंथ्रेक्नोज डैमेज। सो कोई बहुत ज्यादा टोटल प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। 23 में फिर 25% बढ़ गया, 24 में फिर से 25% बढ़ गया। हालत ये हो गई कि 21 के कंपैरिजन में 24 में ऑलमोस्ट 50-60% एक्रेजेस बढ़ गया। उसका नतीजा हुआ कि 2023 में लगभग 27-28 लाख मीट्रिक टन प्रोडक्शन आया। 24 में भी लगभग इतना ही मटेरियल प्रोडक्शन आ गया। उससे क्या हुआ कि इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई। उसका नतीजा हुआ कि प्राइजेस 2025 के सितंबर तक, अगर हम देखें पिछले 8-10 महीने 12 महीने में, प्राइजेस 8,000 से लेकर के 12-14,000 तक हो गए। लेकिन जैसे ही ये पता चला इंडस्ट्री को कि इस बार 50% के आसपास, मे बी कोई वैरायटी 30% डाउन है, कोई वैरायटी 40% डाउन है, कोई वैरायटी 50% डाउन है, इवन कुछ वैरायटी तो 60-70% तक डाउन है। एज ए सीड इंडस्ट्री वी नो। सो ये जब मार्केट में न्यूज पहुंची कि इतना ज़्यादा एक्रेजेस डाउन हुआ है, प्राइजेस इंक्रीज होना चालू हो गए। दूसरा एक और कारण हुआ है,
एक जो लेट रेनफॉल हुई है उससे जो फर्स्ट हार्वेस्ट आने वाली थी उसमें एंथ्रेक्नोज का प्रेशर बहुत बढ़ गया। सो जो क्वालिटी आने वाली थी, जैसे आपने बोला कि 10-20% ही अच्छी क्वालिटी आ रही है, डीलक्स क्वालिटी जिसको कहते हैं, उसका कारण हुआ कि लेट रेनफॉल भी चालू रहा। तीसरा, लास्ट में ब्लैक थ्रिप्स भी आ गई। मैं अभी 2 दिन पहले गुजरात में था। गुजरात में कभी भी ब्लैक थ्रिप्स एक चैलेंज नहीं बना, लेकिन इस बार सितंबर अक्टूबर से लेकर के अभी तक जनवरी तक ब्लैक थ्रिप्स पूरा अटैक किया। सो जो प्रोडक्शन आना था पर एकड़ वो भी नहीं आया और एकरेजेस भी डाउन थे। सो ये एक पूरा ओवरऑल अगर हम देखें 2026 का आउटलुक है। बढ़िया। हाँ विवेक जी, अजय जी। Thank you. So I thanks Annas Group for inviting Syngenta for this event. So as per me, since last 8 years I've been working in seed industry on, especially on hot paper. So मेरा जो पिछला 8 साल का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ हॉट पेपर के ऊपर में ही है, पर्टिकुलरली साउथ का और वेस्ट का। तो विवेक सर का जो बात है वो एकदम मतलब फैक्चुअल है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अजय केडिया सर का कि उन्होंने जो सुबह डिस्कशन किया था डेटा बेसिस के ऊपर में, लुक एट द डेटा, ट्रेंड देखो उसके ऊपर में। सो आई विल स्टार्ट विद द डेटा ओनली एंड ट्रेंड कि इफ़ यू सी इन 2017-18 द सेम काइंड सिचुएशन वाज देयर कि उस समय भी जो थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ था एंड यू नो इट इज़ ए कमोडिटी। तो 2018-19 में सिमिलर काइंड सिचुएशन वाज देयर आल्सो, बट इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ था। अगेन कोविड आया, कोविड के अंदर में बिकॉज ऑफ फियर ओनली, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ फियर फार्मर ने जो सीड परचेज़ किया, सीड परचेज़ करके जो सोइंग की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हम जनरली एस्टिमेट करते हैं कि ऑलमोस्ट 110 और 115 मैट्रिक टन का सीड, हॉट पेपर सीड जो है ऑल इंडिया में सेल होता है, और उसमें भी ऑलमोस्ट आप मान के चलते हैं कि जो रेड ड्राई हॉट पेपर होता है ऑलमोस्ट 70 मैट्रिक टन के आसपास में रहता है। मैं 70 मैट्रिक टन ऑलमोस्ट मान के चलें तो आप मान के चलिए कि जो सोइंग एरिया है वो आपका लगभग 10 से 11 लाख एकड़ का रहता है। तो 2021 के अंदर में इट वेंट अप टू अराउंड 12 लाख और 13 लाख एकर्स इन ओनली इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका एरिया। तो उसका जो प्रोडक्शन था, सर ने बताया कि ब्लैक थ्रिप्स की वजह से इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ कि एटलीस्ट 50% तक प्रोडक्शन उस समय कम हो गया। उस समय प्राइस अप हुआ, फार्मर बुलिश था, तो उन्होंने फिर 22-23 के अंदर में अगेन इंक्रीज़ किया एरिया। इंक्रीज़ करने के साथ में 23 के अंदर में जो सीड सेल थी इट वेंट अप टू 135 मैट्रिक टन, और जो उसका प्रोडक्शन था यील्ड बम्पर था। सो जो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं 18 से 20 लाख टन का रहता है, इट वेंट अप टू 25 और मे बी अराउंड 27 लाख मैट्रिक टन। 2024 के अंदर में जो हम बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन आया, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के अंदर में फार्मर्स को रखने की जगह नहीं थी। सो तो इन्वेंट्री जो बिल्डअप हुई ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 40 to 50% एक्स्ट्रा थी वहाँ पे। प्राइसेस क्रैश हुए उसके अंदर में, फार्मर का मोटिवेशन डाउन हुआ क्योंकि वो इतनी कैश क्रॉप है। फार्मर पूरे साल में सिर्फ हॉट पेपर लगाते हैं वहाँ पे। बल्लारी एरिया हो गया मेजर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, खम्बम, वारंगल मेजर एरियाज़ है वहाँ पे। तो अगर कैश क्रॉप उनके पास में नहीं है, उसका कैश फ्लो नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट स्टक, मजबूर हो जाता है। तो दे डाइवेस्टेड फ्रॉम हॉट पेपर इन 24 and 25। एक्रेजेस डाउन हुआ, अलॉन्ग विद दैट ब्लैक थ्रिप्स, कंटिन्यूस रेंस, जो फटकी बोलते हैं, एंथ्रेक्नोज इतना ज़्यादा हुआ कि आपका प्रोडक्शन एरिया से 30% यील्ड कम हो रहा है, लेकिन आपका ब्लैक थ्रिप्स और जो फटकी एंथ्रेक्नोज की वजह से उससे भी आपका 20-25% जो यील्ड है उससे लॉस हो रहा है फार्मर को। तो ओवरऑल जो आप 20 लाख मैट्रिक टन का जो प्रोडक्शन देखते हैं एवरेज ऑन एन ईयर, सो इट इज़ एस्टिमेटेड, जो आप सर ने बताया था कि इस साल शायद तक वो 10 लाख टन भी टच नहीं करेगा। तो ये था ओवरऑल उसके अंदर में इस साल का सिचुएशन। मोर ओवर लाइक हम लोग जैसे एस्टिमेट करते हैं कि इस साल का भी, इस साल फार्मर काफ़ी बुलिश है क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने 3-3 साल तक पूरा ये कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज के अंदर में मतलब आप स्टोर करके रखे हुए हैं उन लोग। ये सिचुएशन था वहाँ पे बल्लारी में, गुंटूर में, जो कि आप मानते हैं कि ऑलमोस्ट 300 कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ पे, फुल कैपेसिटी इन 24। तो देयर वाज अ सिचुएशन बसवराज। बढ़िया सर। तो अभी मैं कर्नाटक का शेयर करता हूँ। सो कर्नाटक का इस साल समझ लीजिए एक 30-35% एरिया डाउन है सोइंग एरिया,
और जब मैं एक डेटा आपको शेयर करता हूँ, जनवरी में ऑन एन एवरेज कर्नाटक का मंडी में एवरेज में 10 लाख बोरी आता है, इस साल 6 लाख बोरी आया था। तो एक 40% डिक्रीज यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। मगर इसके वजह से हर एक प्रोडक्ट ऊपर नहीं जा रहा है, एक हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी 5531 सिंजेंटा 5531 एक हफ्ते पहले 26 था, अभी उसमें 3000 का गिरावट हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा अराइवल स्लो है, मगर एक एक क्वालिटी का अराइवल अभी शुरू है, तो प्राइस करेक्शन अभी भी हो सकता है एक एक क्वालिटी में। एक चीज़ और ऐड करूंगा बसवराज जी इसके अंदर में, कि जैसे कि सर ने मेंशन किया था पिछले कि सोइंग लेट था वहाँ पे, ट्रांसप्लांटिंग भी लेट हुआ क्योंकि बारिश सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा था, डैमेजेस उसकी वजह से हुआ था। फ्रेश अराइवल जो होगा वो लेट है, और जो फर्स्ट अराइवल जो हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम फटकी क्वालिटी का ही रहा था वहाँ पे। जो सेकंड क्वालिटी आएगा उसके अंदर में फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स टिल नाउ रेंज मीन्स बिल्कुल भी नहीं है। सो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फ्रॉम ऑल ओवर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक एरिया। ये एक बड़ा पॉइंट है। कर्नाटक में अभी तक जो 5531 आया था, फटकी प्रमाण ज़्यादा था कर्नाटक जनवरी एंड तक, मगर अभी जो दिख रहा है पूरा लाल क्वालिटी है एंड A1 क्वालिटी है। मेरे हिसाब से 2-3 साल में ऐसा क्वालिटी नहीं देखा था, स्पेसिफिकली फॉर 5531। KDL में भी जो भी माल आ रहा है फटकी तो ना के बराबर ही आ रहा है, मेरे हिसाब से 5% पकड़ लो। जो भी माल आ रहा है लाल माल ही आ रहा है, खलकट माल एक थोड़ा परसेंट आ रहा होगा, फटकी माल नहीं है। तो एक अच्छा खबर है इंडस्ट्री के लिए, जो भी माल आ रहा है कलर माल ही है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए जाते हैं। सर ये भास्कर गौड़ जी के लिए क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से मेरा पिताजी अभी 55 ईयर्स से में रहेंगे इसमें, मगर उनका जर्नी में अभी मेरा जर्नी में एक चेंज दिख रहा है। अभी सिर्फ इंडिया एक ही नहीं जो मिर्ची उगा रहा है, चाइना का सुन रहा हूँ मैं, अभी बांग्लादेश का भी सुन रहा हूँ, तो ये कैसा इम्पैक्ट करेगा सर? Yeah, good question. This particular issue, in fact, in the many forums, I have been keep on highlighting for the past 3 years. क्योंकि we are just thinking that we are alone producers and also largest consumers, but I think somewhere the innovations are not happening at our end. That is a big gap, and the countries such as China is emerged as a big competition to us. In fact, it used to happen in Peru also, but fine, it's all sweet paprika, which is not that much now. But another threat which we have to wait and see that Africa is also emerging now. In fact, Africa has also started coming into the high heat panja chilies. So, especially extraction varieties, right, which we are seeing that it's keep on moving away from India. You know that very well. One point of time, 20 years back, if you see that KDL varieties largely used to be taken care by extraction units for the oleoresin. Now it's almost nil, right? Yes, because China has completely taken up. So that is what I'm saying, that now the high heat, whatever the advantage which we have today, even China already produced high heat varieties there, which we tested and seen last year. It is coming close to 3 lakh heat value, and rupees per capsule is also quite cheap. Days are not that far. If extraction companies also moves out, even Chinese also if it moves out, then there's a big threat to our industry. So it's a time for us to, even our seed companies, that's what I was telling, is a request, we have to innovate, we have to invent new seed varieties, okay? Because we have advantage of climate, which China does not have today. So by utilizing this particular climate advantages, we have to start focusing on developing new varieties. Or else the same situation which was in cumin also last year. So, I mean, there's a big threat ahead. So we had to start innovate on that particular aspect. Okay, thanks sir. Thanks for your input. Basavaraji, just to add on that point, like, India is a vast country and we have climatic advantage over, other countries who are competing with India. So basically, maybe they are trying to develop the value chain. Like Vivek ji is, focusing on that part, they are consistently working on value chain and take the business out of India. Yes, of course, innovation is a need of our. अभी का ज़रूरत है ये इनोवेशन, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बस जस्ट एक मेरा क्वेश्चन था भास्कर साहब से कि इज़ देयर मीन्स हाउ इज़ देयर प्रोड्यूसिबिलिटी ऑन द 3 lakh SHU pungency fruits in that climate? I did not get much details on that part, but I could able to see the sample.
it is as equivalent to our boot Jolokia, which when we see that, the appearance perspective and all. Second challenge that, yes, the flavor part, they're saying that it's not that good as what India is having. But they're able to mix and match and able to, but the cost wise were way cheaper. It's almost 30% lower than our cost. It means that our boot Jolokia is 1250 rupees, whereas particular variety they're offering it 330 rupees. So that level of price gap is there. because Actually, you know, we'll continue with it. Okay. सो अगला सवाल है राकेश धीर जी से। अभी इतना प्राइस वॉलेटाइल रहता है, एज अ कंपनी, एज ए एफएमसीजी कंपनी, हाउ डू यू मैनेज इट? अभी आप तो एक बड़े कंपनी है, एक लेवल पे कर सकते हैं, ये छोटे कंपनीज को भी कैसा प्रेशर पड़ेगा ये? देखिए, आज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जैसे चिल्ली एक व्हाट आई फील कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कमोडिटी है, दैट इज़ द चिल्ली। तो एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चिल्ली में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे जैसे आपको सबको पता है, हर कमोडिटी का एक लाइफ स्पैन होता है। आज द मंथ पासेस तो धीरे धीरे इसका कलर वैल्यू एंड एसएचयू में गिरावट शुरू होती है। इस साल बहुत सारी कंपनीज का कंप्लेन थी कि केडीएल में बहुत जल्दी कलर वैल्यू का डिटोरेशन हुआ है, तो उस तरह से चैलेंजेस होता है। तो सिमिलरली प्राइस इज वन अदर फैक्टर। जैसे मैं कंपेयर करूंगा, केडीएल चिली लास्ट ईयर एवरेज सबका 200, 210, 220 का रेंज पे चल रहा था। करेंटली द प्राइस इज गोइंग ऑन 650 टू 700 रेंज पे चल रहा है। दैट मीन्स 3-4 हो जाती है। तो आज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम लोग इमीडिएटली कोई एमआरपी में रिवाइज नहीं कर सकते, बट एज ए प्रोक्योरमेंट पर्सन वी ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ द एवरेज आउट। तो हम एवरेज आउट का रूल फॉलो करते हैं। देन एवरी प्राइस पॉइंट में हम लोग बाइंग करना पड़ता है, या कोई भी स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं तो ऑलवेज उनको सजेशन है कि आप मत सोचो कि मैं बॉटम में बाइंग करूंगा। कोई भी बंदा दुनिया में बॉटम प्राइस में बाइंग नहीं कर सकता। ऑलवेज अपना एक टारगेट प्राइस लेकर चलो, हाँ उसके साथ साथ आप अपने एवरेज आउट करो। एवरी मार्केट में भले एक गाड़ी लो, आधा गाड़ी लो, मगर बाइंग करते रहो, डोंट स्टॉप। क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया कि एग्रीकल्चर कमोडिटी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा स्पेकुलेशन का मार्केट हो गया है। किसी ने तेजी बोल दिया तो सब तेजी में उतर जाते हैं, कोई मंदी बोलता सब मंदी में उतर जाते हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव एनी लॉजिक, एनी सप्लाई एंड डिमांड मतलब थिंग। तो एज ए स्मॉल ट्रेडर और स्मॉल कंपनीज को एक ही सजेशन है, अपना स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, फंडामेंटल पे बिलीव करो एंड एवरेज आउट पॉलिसी को फॉलो करो। एवरी मार्केट में अपना टोटल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करो, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है उसको अपने टारगेट प्राइस से 20%, 30% जो भी आपका कैपेसिटी है उसी हिसाब से अपना बाइंग पे कंट्रोल रखना चाहिए। बढ़िया सर, धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल है सौरभ टाटेर जी से, जो आते आईटीसी कंपनी से। तो आईटीसी है तो एक्सपोर्ट का डेटा लेना पड़ेगा उनसे। अभी जब आप कैसा प्रेडिक्ट करते हैं इस साल एक्सपोर्ट कैसा रहेगा, और आप ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट हुआ है, तो क्या उसका इम्पैक्ट इस साल रहेगा, एक्सपोर्ट डिमांड कम रहेगा? बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट के हिसाब से अपन देखें तो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ 2021। सो 2021 वाज द ईयर जहां पे एक्सपोर्ट वाज एवर हाईएस्ट, ऑलमोस्ट मोर देन 6 लाख टन्स। और लास्ट ईयर की अपन बात करें, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, जनवरी टू दिसंबर। सो लास्ट ईयर की अपन बात करें तो लास्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट था इट इज़ अराउंड 6,75,000 टन्स इन अ ईयर। सो मेजर जो डिफरेंस आता है वो कहाँ से आ रहा है? इफ़ यू डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज होल्स, वन इज ग्राइंड्स। ग्राइंड्स में क्या आ जाता है? पाउडर आ जाएगा, और जो क्रश पार्ट होता है वो आता है। तो सरप्राइजिंगली यदि अपन ग्राइंड्स की बात करें तो ग्राइंड्स में ग्रोथ सिर्फ 10 से 12% का ग्रोथ है। तो ग्राइंड्स में ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ किस में हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है होल चिली पार्ट में। और मेजॉरिटी कहाँ से आ रहा है? होल चिली। होल चिली जो मेजर एक्सपोर्ट अपन करते हैं दैट इज फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज बांग्लादेश, देन इट इज थाईलैंड। तो चाइना का ऑन एन एवरेज जो एक्सपोर्ट रहता है वो इंडिया से रहता है 1,60,000 से 1,70,000 टन नॉर्मल ईयर में। 2021 में उन्होंने इंपोर्ट किया था 2,40,000 टन। लास्ट ईयर की अपन बात करें तो 1,70,000 टन के अगेंस्ट में चाइना ने इंपोर्ट किया है 3,80,000 टन। सो यदि हम खपत के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से बात करें तो दे आर ऑलरेडी कवर्ड फॉर 2 ईयर्स। अब 21 से 22 की जब अपन बात करते हैं तो 21 से 22 प्राइसेस वर हाई बिकॉज क्रॉप शॉर्ट था, कोविड का इम्पैक्ट था। पर उस केस में क्या हुआ, जो होल का मार्केट था या होल की जो डिमांड थी वो ड्रॉप हुई बाय 30 to 35%, बट ग्राइंड्स का जो मार्केट है वो 10% से ड्रॉप हुआ। सो इस बार भी हम यही देख रहे हैं कि वेन एवर होल्स डिमांड गोज डाउन विद द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस एंड वेन द चाइना इज कवर्ड इट गोज डाउन बाय 30 to 35%, बट द ग्राइंड्स डिमांड रिमेन द सेम। और उसमें भी यदि अपन बात करें
जो एक्सपोर्ट वेराइटीज़ है, जैसे तेजा है, तो तेजा मेजरली गोज़ टू चाइना, मेजरली गोज़ टू बांग्लादेश, बट थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, वो 334 पे डिपेंडेंट है। तो 334 ऐसी वैरायटी है जिसका कोई भी अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है एज ऑन टुडे, एज अ होल, क्योंकि जो रिटेल प्लेयर्स है जो होल चिली बेचते हैं इंडिया में, वो भी 334 बेस्ट टू डिलक्स बेचते हैं, और ये जो कंट्रीज है वो भी 334 का कंजम्पशन करती है। 334 कहिए, गुंटूर चिली कहिए, सनम कह दीजिए, जो भी कह सकते हैं अपन। तो इस बार 334 का जो प्रोडक्शन है दैट इज डाउन बाय 50%। सो ऑन एन एवरेज आइडिया के लिए 334 एक साल में लगभग कंजम्पशन होता है 1.75 से 2 लाख टन, गुड ईयर, जब सप्लाई भी अच्छा है और डिमांड भी अच्छा है। इस बार जो अवेलेबिलिटी हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1,50,000 टन से 1,60,000 टन, और कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर से दिस ईयर की बात करें तो 20% ज़्यादा है। लास्ट ईयर लगभग 1 करोड़ बैग था, इस साल 1,25,00,000 से 1,30,00,000 बैग है। तो इसमें भी कैरी फॉरवर्ड में भी 334 का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज नेग्लिजिबल, लेस देन 10%। सो हमको जो उम्मीद है कि एक्सपोर्ट पे प्रेशर रहेगा। चाइना 99, आई विल नॉट से 99%, बट आई बिलीव कि चाइना विल नॉट कम दिस टाइम इनटू द मार्केट। इसलिए हमने देखा कि बाकी प्राइसेस 220, 230, 250 पे चले गए, तेजा वहीं पे आसपास में घूम रहा है। और तेजा थोड़ा सा जो 20 या 30 रुपये का जो डिफरेंस आया वो इसीलिए आया कि बाकी सब वैरायटी 250 चले गए, तो लोगों ने उसमें भी तेजी करके चलो 20-30 रुपये बढ़ा दो, वो वाली बात है। बाकी रियल में कोई डिमांड तेजा में अभी दिख नहीं रहा है। भविष्य में यदि हमको लग रहा है डिमांड जो इम्पैक्ट करेगा वो करेगा 334 के लिए, जो सप्लाई में शॉर्ट है, जिसका डेफिनेट अवेलेबिलिटी का शॉर्टेज रहेगा और डिमांड मेंटेन रहेगा। और तेजा में हमको इतना उम्मीद नहीं है कि डिमांड का प्रेशर रहेगा, एक्सपोर्ट का प्रेशर रहेगा एज ऑन टुडे। थैंक यू। बढ़िया सर। जुगराज जी, आपका व्यूज़ क्या है एक्सपोर्ट का, क्योंकि आप एक एक्सपोर्टर है। ऐसा है कि एक्सपोर्ट एवरी ईयर 6 लाख टन जाता है, 4-5 साल से 6 लाख टन ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है। उसमें मेन बायर जो है चाइना और बांग्लादेश है, और सेकेंडली मलेशिया और थाईलैंड है, मैं वो यूएस है। मेन जो चाइना का एक्सपोर्ट के ऊपर मेन डिपेंड करता है, वो चाइना जो जाता है, बांग्लादेश और चाइना, वो तेजा वैरायटी ज़्यादा जाता है। तेजा वैरायटी ही समझो 95% ऑफ तेजा ही जाता है। तेजा वैरायटी चाइना में क्या है कि इस साल क्रॉप भी है, ऑलरेडी क्रॉप भी है, और क्या ओल्ड स्टॉक बहुत गया है। मतलब जो 2025 में रेट कम होने के कारण, ड्यू टू द रेट लोअर रेट, दे हैव परचेज more than 3 lakh tons from India. Now, what happened is the stock is more at there, so they may not purchase up to April month. They may purchase after April month, but they may not purchase up to April month because they have more sufficient stock for that the product. जो ये हमारा एक व्यू है कि जो प्रोडक्शन है, जैसे प्रोडक्शन सब जगह 40% कम हो गया, ये तो यही ऑलरेडी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ही जो एपी का उसने दिया था कि गई साल 1,96,000 हेक्टर में हुआ था और 10 लाख टन का प्रोडक्शन था, और इस साल 1,06,000 हेक्टर में सोइंग हुआ है, तो उस प्रोडक्शन आएगा 6 लाख टन। उनका जो 40% वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जनवरी में मीटिंग किया था मार्केट यार्ड में, वो कंप्लीट शो किया था कि ये है डिटेल। उसी के बाद प्राइस बढ़ गया बहुत जल्दी से दूसरी सब आइटमों में, और वो मीटिंग करने के बाद ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मीटिंग और विथ मिनिस्टर मार्केटिंग मिनिस्टर ने मीटिंग किया था, तो उसमें एक क्लियर शॉक हो गया कि अभी आपका प्राइस जल्दी बढ़ने वाला है। तो इमीडिएटली ये प्राइस फटाफट बढ़ गया, और बढ़ना है अभी थोड़ा क्या है, अभी प्रेशर रहेगा अराइवल का, और जो स्टॉकिस्ट है वो इस रेट में अफोर्ड नहीं करेंगे। मेन कारण क्या है नीचे आने का, कभी थोड़ा आने का, स्टॉकिस्ट इस रेट में लेने के बाद, सपोज 180 रुपया 85 रुपया में तेजा लेने के बाद उसको 30 रुपया सब खर्चा लग जाता है। जब वो बेचेगा तो 215-20 में बेचेगा तब उसको मिलेगा, तो वो अभी अफोर्ड नहीं, इतना माल को अफोर्ड नहीं करता। वो 5 गाड़ी के बदले 1 गाड़ी स्टॉक करना चाहता है, क्या 2 गाड़ी करना चाहता है, वो 5 गाड़ी नहीं करना चाहता। इसलिए थोड़ा रेट अभी, और क्वालिटी भी अभी आएगा। वैसे शिवरात्रि के बाद ही क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया आता है माल, तो अभी लेट क्रॉप है तो शिवरात्रि के बाद क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी, और थोड़ा अरेबल भी बढ़ेगा। अरेबल भी 1 लाख बैग तक आ जाएगा, तो थोड़ा मार्केट भी 10, 15, 20 रुपया स्लो हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टडी हो जाएगा, और उसमें लेने वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी और उनमें फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो है अप टू अगस्त
बाद में जो अप्रैल से लगा कि अगस्त तक मार्केट आपको तेजी रहेगा। सितंबर के बाद ये जो एमपी का क्रॉप आता है, एमपी का शोइंग कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट वापस आंध्रा का शोइंग बहुत, जब मतलब रेट ज़्यादा होगा तो आंध्रा का शोइंग हैवी होगा। जैसे 2023 में शोइंग हुआ वैसा ही हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा। तो कोई भी तेज़ी का जो पीरियड है वो सिर्फ अप्रैल टू सितंबर तक है, उसके बाद तेज़ी है नहीं है कोई नहीं बोल सकते, ये 6 महीने। बढ़िया सर, धन्यवाद। विवेक जी, जैसे भास्कर गौड़ जी बोल रहे थे इनोवेशन के ऊपर, अभी बीज इंडस्ट्री एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे को। अभी आप क्या इनोवेशन कर रहे विथ रेस्पेक्ट टू हाई कलर और हाई हीट? हमारे इंडस्ट्री को अभी ओलर्स इंडस्ट्री को चाहिए हाई हीट और मसाला कंपनीज को चाहिए हाई कलर, तो क्या इनोवेशन कर रहे हैं आप लोग एज अ सीड कंपनीज? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया प्रसाद राज जी। एक्चुअली सीड इंडस्ट्री ट्रेड्स को 2 भागों में बांट के चलती है। पहले होते इनपुट ट्रेड्स और दूसरे आउटपुट ट्रेड्स। इनपुट ट्रेड्स जैसे फार्मर को यील्ड ज़्यादा मिले, मल्टीपल डिसीज रेजिस्टेंस मिले और वाइडर अडोप्टेबिलिटी हो, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो इन सबको ध्यान में रख करके इंडस्ट्री इनपुट ट्रेड्स को देखते हैं, क्योंकि हम हर हाल में चाहते हैं कि किसानों का ROI बढ़े, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये बात सच है, जैसे भास्कर जी ने कहा कि पिछले दशक में सीड इंडस्ट्री का फोकस यही था कि फार्मर के पास ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे आए, वाइडर अडोप्टेबिलिटी कैसे हो और डिजीज रेजिस्टेंस, खासतौर पर लीफ कल वायरस, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनवी मिल्ड्यू और आज की डेट में एक और नई बीमारी चालू हुई, फाइटोप्थोरा बिल्ट। सो इन सब बीमारियों के लिए रेजिस्टेंस में कंपनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अभी 4-5 साल से कंपनी अपना वैल्यू चेन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रही हैं, इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आ रही हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से फीडबैक ले रही हैं कि आखिरकार कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हायर SHU, हायर आस्था, रिटेंशन and IPM also. So whenever we are developing new hybrid that is having multiple disease resistance, that is impacting 2 way. पहला तो फार्मर का खर्चा कम होगा, वो एक क्रॉप में 15 से 20 बार स्प्रे करता है चिली में, अगर उसकी वैरायटी रेजिस्टेंट है तो हो सकता है कि वो 10 या 12 बार स्प्रे करेगा, तो वहाँ पैसा बचाएगा, उसका बेटर ROI आएगा। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए एक बेनिफिट होगा कि अभी कोविड के बाद खास तौर पर लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो अभी हम जितने भी प्रोसेसर्स के पास जाते हैं सभी लोग IPM की बात करते हैं कि भाई हमें ऐसा मटेरियल दीजिए जिसमें रेसिडुअल इम्पैक्ट मिनिमम हो। तो हम ऐसे हाइब्रिड ऑलरेडी मार्केट में डाल चुके हैं, आर्मर है, कुमकुम है, ऐसी कई वैरायटी 113 है जो कि मल्टीपल डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंट है। और साथ साथ में इनके अंदर कलर, इनके अंदर SHU और कलर रिटेंशन, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आज की डेट में कलर 160, 170 आ रहा है और 6 महीने के बाद वो 100 से नीचे आ गया, तो भी वैरायटी नहीं चलेगी। सो इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर के हम बहुत सारी वैरायटी लेके आ रहे हैं। एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऑयल रेंज इंडस्ट्रीज़ के भी कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, तो उन्होंने बताया कि भाई चाइना में 3 लाख 4 लाख SHU वाली कुछ वैरायटीज़ हैं, हालांकि उनकी प्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है। जैसे अजय ने पूछा वो सही है कि उतना ज़्यादा यील्ड नहीं आ रहा, तो क्या आप ऐसी कोई वैरायटी डाल सकते हैं जो यील्ड तो पर एकड़ 25 से 30 कुंटल या 35 कुंटल तक दे दे और उसका SHU 1 लाख के ऊपर आए। नाउ वी आर हैविंग 2 हाइब्रिड्स, दैट वन वी ऑलरेडी लॉन्च्ड इन द मार्केट, मेगावाट करके, वो वैरायटी इस बार अवेलेबल रहेगा। 1 लाख SHU आप आराम से उसमें मिलेगा। सो इस तरह के इनोवेशन हम लेकर के आ रहे हैं। बढ़िया सर। और सबको एक नोटिस है, दोनों सिंजेंटा और BSF के एग्जिस्टिंग चिलीज और आने वाले 2 साल में चिलीज आए जैसे नया वैरायटीज वो बाहर एंट्रेंस पे रखा है, तो आप देख के इनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ओके, जो वैरायटी इन्होंने डेवलप किया था सीड में, वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो सिजेंटा वैरायटी है ना, इतना सक्सेस नहीं। आर्मोर है, आर्मोर थोड़ा सक्सेस है सर, मगर बल्लारी में सिंजेंटा 553 में बहुत हो गया। हम लोग अभी भी इसे सुपर चिली बोलते हैं। इधर जो आंध्रा में डेवलप इतना सक्सेस नहीं हुआ है। आर्मोर जो वैरायटी है वो सक्सेस हो रहा है। हमारा मेरे हिसाब से लास्ट 10 ईयर्स में कोई हाइब्रिड बड़ा इनोवेशन किया है बोले तो मैं 553 नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक सुपर क्रॉप बन गया है जी। हमारा बल्लारी एरिया जो बाकी वैरायटी डालता था अभी पूरा इस पे ही हो गया। रीज़न बीइंग इसका ऑप्शन बहुत अच्छा मिल रहा है फार्मर को। ग्रीन चिली में भी बेच सकता है, ग्रीन चिली में बेचेगा तो अपना खर्चा पूरा निकाल लेगा वो,
बाद में है ओलरसिन इंडस्ट्री, पूरा ओलरसिन इंडस्ट्री इस पे पीछे पड़ गया, कलर भी आता है और तीखापन भी आता है। चौथा है अभी थोड़ा मसाला इंडस्ट्री भी वापर रहा है क्योंकि डीडी एरिया कम होते जा रहा है इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन टू अजय जी, क्या इनोवेशन कर रहा है सिंजेंटा हमारा इंडस्ट्री के लिए? देखिए, एज ए सीड कंपनी हमें पहले सोचना पड़ता है फार्मर के बारे में, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट कस्टमर है। आप किसी भी को भी बेचने जाते हैं तो यू थिंक ऑफ योर फर्स्ट कस्टमर, हु इज़ आवर फर्स्ट कस्टमर, दैट इज़ फार्मर। तो हमें क्या है, फार्मर के लिए क्या बेस्ट चीज़ हो सकती है जिससे उसका बेस्ट वैल्यू निकल के आए फार्मर के हिसाब से। जैसे विवेक जी बता रहे थे कि हम लोग ये कर रहे हैं, बट हमारा फर्स्ट कस्टमर जो है फार्मर है, कि हम लोग इम्यूनिटी जिसको हम लोग ट्रेट बोलते हैं, वो हम लोग हमारे हिसाब से वो इम्यूनिटी है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, इट इज़ चेंजिंग ईयर ऑन ईयर। डिजीज़ पेस्ट बढ़ रहा है, साथ साथ में रेंस बढ़ रही हैं, एंथ्रेक्नोज बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो इम्यूनिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं वो हम लोग उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जैसे ब्लैक थ्रिप्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फार्मर ऑलरेडी उसके अंदर में काम कर रहा है, ही इज़ हैविंग हिज ओन सेट ऑफ प्रैक्टिस टू कंट्रोल दैट ब्लैक थ्रिप्स। बट सिचुएशन क्या आ रहा है, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे कर दे रहा है कि उसके अंदर में आपका रेसिडुअल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे हाइब्रिड्स हमें चाहिए जिसके अंदर में आपका ब्लैक थ्रिप्स का इम्पैक्ट कम हो, चिली में जो वायरस आता है उसका इम्पैक्ट कम हो। हमने एक ऐसा इनोवेशन मार्केट में दिया है बैडगी के अंदर में बसवराज जी, HPS 1085 करके, जो कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा सुपर क्रॉप 5531 है, उसका बैकअप हम लोग उसको बोलते हैं, दैट इज़ वायरस टॉलरेंट हाइब्रिड। अभी उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा फार्मर को, नंबर ऑफ स्प्रेज उसके अंदर में कम हो सकते हैं डायरेक्टली उसके अंदर में। तो क्या होगा उसके अंदर में, दैट डायरेक्टली गोज इनटू IPM। तो उसका रेवेन्यू और जो वैल्यू है फार्मर को, एंड इवन जो ट्रेडर और जो प्रोसेसर हैं उनको उसका वैल्यू बहुत अच्छा मिलेगा उसके अंदर में। सेकंड पॉइंट, हमारा एक हाइब्रिड है रंगीन। आपको पता होगा कि जितना लंबा और मोटा चिली होता है उसके अंदर में फटकी ज़्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो है सड़ जाती है, जिसे हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर में एफ्लाटॉक्सिन डेवलप होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं एक्सपोर्ट में। जैसे कि आशीष जी बता रहे थे कि हम लोग साल्मोनेला हो गया, इकोलाई हो गया, या डिफरेंट काइंड ऑफ एफ्लाटॉक्सिन्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है उसके अंदर में। और अगर हमारे पास में ऐसा एंथ्रेक्नोज टॉलरेंट हाइब्रिड आता है जिससे कि आपका मार्केटेबल प्रोड्यूस ज़्यादा आ रहा है, डिलक्स क्वालिटी उसके अंदर में ज़्यादा आ रहा है, आपका ग्रेडिंग शॉर्टिंग कम हो रही है उसके अंदर में, और प्रोसेसर को क्या चाहिए, कम टाइम लगाना है, ज़्यादा क्विक जो टर्न अराउंड टाइम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग हो, उसके अंदर में क्वालिटी मटेरियल मिले। तो ऐसा रंगीन एक हाइब्रिड सिंजेंटा ने दिया है जो कि स्पेसिफिकली फॉर नॉर्दर्न कर्नाटका पार्ट, जहाँ से बसवराज जी बिलोंग करते हैं, उस मार्केट के लिए दिया है। तो दिस काइंड ऑफ इनोवेशन आज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद दैट की हाई एस्टा। आपको पता होगा कि चाइना के अंदर में मोर देन 350-400 एस्टा अवेलेबल है, हम उससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं। हाई SHU सिर्फ इंडिया में डेवलप होता है, 10 लाख बूथ चलो किया, लेकिन क्या है उसकी प्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है, वो चैलेंज आता है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव हाई एस्टा मोर देन 250-300, कि हमारा भी इंडिया में जो पोजीशन है और भी स्ट्रॉन्ग हो। अलॉन्ग विद दैट 1,50,000 2 लाख उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ में कैसे हाइब्रिड वो एडजस्ट हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन हाईएस्ट हो सकता है, जिससे कि क्या उगाना फार्मर को है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी या किससे भी होगा वो, तो वैल्यू जो जनरेट होगा फार्मर के लिए, उसके लिए भी विन विन सिचुएशन होना चाहिए, ट्रेडर के लिए भी होना चाहिए और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ इनोवेशन वी आर वर्किंग। बढ़िया सर। तो हम आखिर में आ गए, तो सबको एक लाइन में आंसर करने का है, कोई एक चेंज आप चाहते हमारा ड्राई चिली इंडस्ट्री में अगले 3 साल में, सिर्फ एक सेंटेंस में आपको ये फिनिश करने का है। सौरभ जी से एक सेंटेंस से, सॉरी एक वर्ड नहीं, एक सेंटेंस में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी अपना जो चिली हार्वेस्टिंग है, इट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव, सो वी हैव टू वर्क ऑन सम वेराइटीज़। सो उसमें मैकेनिकल हार्वेस्टिंग यदि हो पाएगा, देन ओनली वी विल बी एबल टू सर्वाइव। लॉट ऑफ वेराइटीज आर जस्ट गोइंग बिकॉज ऑफ दैट वे। ग्रेट सर। सो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हैज़ टू हैपन। थैंक्स सर। राकेश जी, अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर को और एजुकेटेड करना पड़ेगा कौन सा पेस्टिसाइड्स, कौन सा केमिकल यूज़ करने के लिए। दैट इज़ वेयर वी आर वेरी लैक, हमें बहुत पीछे है। फार्मर्स को और एजुकेटेड करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी वर्कआउट कर रहे हैं। आई होप आफ्टर 5 or 10 ईयर्स के बाद तो इसी पे हम लोग ओवरकम हो पाएंगे इस इशू से। बढ़िया सर। भास्कर गौड़ जी। I think seed company should work more on a
giving pesticide and disease resistance varieties, which will in turn help them to get better yield and lower cost of cultivation. So that's ultimately favors the industry and both the farmers as well. So we'll have a lot of stability in the industry for the price perspective and we'll be more competitive also. बढ़िया जुगराज जी, अभी आप बहुत बुजुर्ग हैं। Actually, the cost of productions for the farmer is high in Andhra Pradesh, in South India. So the seed companies should work to having a more yield. They may get 35 to 40 quintals of chilies per acre. So the cost of production will get lower. Secondly, the type of seed should be produced and original quality of seed should be produced. So to be given to the farmers, so they will produce pesticides, lesser quantity of the pesticides they will use on the crop. So people will means export will be more in this case. And thirdly, the farmers will be fully educated not only by the seed company but also by the government companies, government agencies. So the production will go, and they will also bring the product in the market by sorting, grading, and fully and completely in dry conditions. So they will get more price for this, and they may also the sowing percentage will increase and production will increase. Okay, thank बढ़िया you. सर। विवेक जी, एक सेंटेंस में ही। एज ए सीड कंपनी तो मैंने जो कहा मैं उन्हीं की बात को कहूंगा कि कॉपी सीड खत्म होना चाहिए। सही बट बात। दैट इज द लाइट नोट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे वैल्यू चेन में कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए। वॉट एवर वी आर हैविंग, यू शुड नो व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट, वी शुड नो दैट आई थिंक रिक्वायर्ड। वो मैं तातिर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा कि आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो गया है यहाँ पे, और लेबर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स और शॉर्टेज ऑफ लेबर, cost of labor or the cost of production has gone up by 50%. So it was around 35,000. Now it is almost 80,000 rupees per acre. So it is very much required that we should have a mechanical harvesting for in northern Karnataka where single harvest is there. वहाँ पे possible है. Along with that, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि innovation की, तो we are already working, well taken your points की चिलीज़ जो कि वायरस टॉलरेंट हो, फार्मर का खर्चा कम हो, प्रोसेसर्स के लिए थोड़ी हेडक कम हो कि ग्रेडिंग और ये सब चीज़ के अंदर में उनको भी सेविंग्स हो उसके अंदर में. सो इंडस्ट्री इज़ वर्किंग ऑन दैट पार्ट एंड वी शुड इंटरैक्ट more frequent on these kind of stages where we can interact and share information for our requirement. या कोलैबोरेशन. तो मेरे हिसाब से विश लिस्ट में एक मेन दिख रहा था कोलैबोरेशन, जो भास्कर जी भी ने बोला और विवेक जी ने. तो आई थिंक ये हमारे हाथ में ही है, बाकी सब फार्मर और गवर्नमेंट एजेंसी. तो एक हम लोग कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन meet in our respective office sometime together or something like that. And also I will take care of something like whenever a seed company introduce some new seed varieties, I will make sure like I'll send at least to 10 companies some good quantity of samples, so you can be prepared for the future. Okay. तो ये कर सकते हैं लग रहा है. बाकी सब आई थिंक इट्स नॉट ईजी. तो वो तो गवर्नमेंट है और फार्मर का तो हमारे हाथ में नहीं लग रहा है. तो एक करेंगे सर. आई थिंक टॉप 10 स्पाइसेस कंपनीज को जब भी कुछ नया इनोवेशन होता है, वील मेक श्योर दैट न्यू चिली रीचेस द कंपनीज. ये तो इससे कर सकते हैं सर. तो मैं यहीं पे वाइंड अप करने का है. कोई कुछ ऐड करने का है शॉर्ट में, नहीं तो वाइंड अप कर देंगे. जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू ऐड. हमने डिस्कशन जो अभी मेजरली किया है वो कन्वेंशनल स्पाइसेस पे किया है. सो जो भी इंडस्ट्री या जो भी प्लेयर्स इंटरेस्टेड इन आईपीएम, सो दिस ईयर आईपीएम विल बी मोर टाइट बिकॉज 40% कन्वेंशनल डाउन है, तो आईपीएम इज मोर देन 50-55%. एंड ब्लैक ट्रिप्स है तो प्रोफेशनल हो गया या एक्सपोनस का ट्रेसेस भी ज़्यादा है. सो इफ एनीबडी इज इन आईपीएम, इट इज़ बेस्ट टाइम टू सिक्योर इन द सीजन. जब भी मिले कर लेना. डोंट वेट फॉर द प्राइस, अदरवाइज पोस्ट सीजन यू विल नॉट गेट इट. ओके, सो दैट इज द वे फॉर द आईपीएम एंड ऑर्गेनिक. थैंक यू. Basavaraj, just to state one sentence in that a lot of processor people and traders are here. So just to mention, we industry invest a lot in research and development. It's kind of very long project for us because to launch a hybrid it takes at least 6 to 7 years.
one innovation which is in the lab, it reaches after 7 years in the soil, in the hands of the farmer. So just to request all people, we should buy the original product and we should not promote anyone who is using copy or Me Too products. So because it demotivates people like us, people like others who are copying and selling fake or furious products. We should not enhance those kinds of people. समझा सर, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स का देखेंगे सर इसका. Because in the year 23, in 2022 and 23, the meeting was there with the ministers for the Farmers Association FEOs. They have complained a number of, that is that their varieties are in duplicate, they are not getting 5 quintals and 7 quintals of chilies. The cost of production become more, and they are getting loss in the agriculture. So they have complained, and in this year also they have complained. In the September month, they have complained because they are getting production less due to these cheating by the companies. Certain companies, in cheat companies, they are giving, not only all the companies, but some companies. So for this, also through our media, through our agency, these companies should be, who are giving the seeds, duplicate seeds, that should be banned by the governments. So the farmers will be protected, and also the original seed companies will get also their margin correctly. बढ़िया सर, बढ़िया. Yes. और कुछ शेयर करने का है सर? ठीक, ओके आगे. They will survive. ठीक है, यहीं पे क्लोज करते हैं. धन्यवाद सर.